अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से जॉइन किया है मेजर गौरव आर्या ने, बहुत शुक्रिया सर कि आप आज आए हैं और थैंक यू। और सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कश्मीर की। आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, सब लोग बुरी कहते हैं, आप कश्मीर पे पहुंच जाती हैं। लेकिन सर कश्मीर की एक तो पाकिस्तान टीवी पे न्यूज़ मैंने देखी 2 दिन पहले जो है वो चल रही थी और कहा जा रहा था कि कोई फौजी हैं आपके यहाँ के जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया या सुसाइड किया है। और इस तरह से 2007 से लेकर अभी तक जो नंबर है वो 55 बताए जा रहे थे। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है? और दूसरी एक न्यूज़ और जो चली थी वो ये कि जम्मू एंड कश्मीर में के डीजी जो हैं उनका मर्डर हुआ है और कहा ये जा रहा है किसी टेरर ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। और शायद जिसके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रही है यासिर लोहार नाम है शायद उसका, उनके घर में काम करता था। तो इन दोनों न्यूज़ को आप कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले सुसाइड के बारे में जो आपने पूछा आरजू जी, मैं उस पर आता हूँ। बहुत अनफॉर्चुनेट है, न्यूज़ मैंने नहीं पढ़ी लेकिन आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ सच है। और ये पहले भी हो चुका है। और दुनिया में ऐसी कोई फौज नहीं है जिसमें नहीं होता है। ये यूएस आर्मी में भी होता है, ये ब्रिटिश आर्मी में भी होता है, राइट। ये सिर्फ 3-4 फौजों में नहीं होता है। पाकिस्तानी फौज में कभी नहीं होता, नॉर्थ कोरियन आर्मी में कभी नहीं होता, चाइनीज आर्मी में कभी नहीं होता, हम्म। और रशियन आर्मी में नहीं होता। ये नहीं होता। देखिए बात यह है, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। गलवान में हमने चाइनीज मारे, चाइनीज ने मना कर दिया कि कोई नहीं मरा। हमारे जिस दिन वीर गति को भाई प्राप्त हुए थे, हमने सारों का नाम, पता, फोटोग्राफ सब छपा दी थी ऑनलाइन, राइट। आप 1962 वॉर देखिए, वो वॉर हमने लड़ी थी चाइना के साथ और वो भारत हारी थी वॉर। और हमारी किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि हम वो वॉर हारे। कोई ये नहीं कहता कि बैरूनी मुल्क की साजिश थी, अमरीकियों ने, यहूदियों ने साजिश करी, हिंदुओं ने, किसी ने साजिश नहीं करी। 62 की लड़ाई में जो भी कमी थी हमारी थी, चाहे हमारी मिलिट्री कमी हो, चाहे हमारी पॉलिटिकल कमी हो, लेकिन हम उसके लिए चाइनीज को या किसी बाहरी ताकत को ब्लेम नहीं करेंगे। जो कारगिल की रिपोर्ट है वो आप पढ़ सकती हैं ऑनलाइन जाके। तो देखिए ऐसा होता है मुल्कों में, जो मुल्क डेमोक्रेटिक होते हैं, जहां पे ट्रांसपेरेंसी होती है, जहां पे सच बोलने का रिवाज होता है, वहां पे जो भी गलत होता है, जो भी सही होता है, वो बोल दिया जाता है। अगर आप मेरी ब्रिटिश पार्लियामेंट वाली स्पीच देखें, मैंने उसमें बोला है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स एक्सेसेस हुए हैं हमारी तरफ से, मैंने बोला है। मुझे किसने बोला था बोलने के लिए? मुझे जनरल बिपिन रावत ने बोला था कि अगर तुम ब्रिटिश पार्लियामेंट में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, तुम्हारा काम है सच बोलना। वो सच हमें कड़वा लगे, दुनिया को कड़वा लगे, बेटा उसकी फिक्र मत करना, टेल द ट्रूथ। तो मैंने उस वक्त अपनी रेजिमेंट की टाई पहनी, मैं कुमाऊं रेजिमेंट से मेरा ताल्लुक है, मैंने कुमाऊं रेजिमेंट की टाई पहनी और मैंने सच बोला सबके सामने। हाँ, प्रेशर होता है काफी, और सिर्फ यहाँ पे नहीं, नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयमेंट है। और जो नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयमेंट है वो वैली प्रॉपर के बराबर ही है। तो नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयमेंट है और बराबर है, ऊंची नीचे मुझे नहीं पता, लेकिन कश्मीर वैली में सिर्फ एक कोर है। देयर इज ओनली वन कोर इन कश्मीर वैली, 15 कोर, राइट। लेकिन वहां पे तो दुनिया भर की फौज है। नॉर्थ ईस्ट इज, कश्मीर बहुत छोटा है एक्चुअली, पाकिस्तानियों को पता नहीं है। कश्मीर 80 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर में पूरी कश्मीर वैली सिमट जाती है। इतना सा है कश्मीर, बहुत छोटा सा, इतना सा। तो ऐसा होता है, स्ट्रेस में हो जाता है कभी आदमी। कभी ये भी होता है कि घर वाले लगातार, क्योंकि आजकल हर जगह 3G 4G है, तो घर वाले हर समय, घर की कोई परेशानी है, अब छुट्टी जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, कितनी बार छुट्टी जाएगा, उसको ड्यूटी तो करनी है। तो इसलिए कई सारे ऐसी कारण होते हैं जिसमें होता है ये, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं इस चीज से बड़ा खुश हूं कि हम लोग सच बोलते हैं, चाहे वो 1962 की हार हो, 71 की जीत हो, किसी जवान का वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड सुसाइड हो, या फिर कारगिल से जो हमने चीजें सीखी हैं वो। इंडियन आर्मी हैज अ हैबिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मॉरल, मॉरल कंपस, जो हर समय ये कहता है कि यू टेल द ट्रूथ, वॉट एवर इज द ट्रूथ, यू टेल द ट्रूथ। तो ये हमने सच बोल दिया। जहां तक वो सीनियर जेएन के पुलिस अफसर की बात है जो उनको मार के चला गया, ये अगेन बड़ी दुखद चीज है। जिस पर भरोसा करा, उसने सोते सोते आदमी को गर्दन काटी, दगा दे दी उसने। जिसका नमक खाया था उसके साथ धोखा करा। और इसमें
कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मेंटली अनबैलेंस था वो, या डिसबैलेंस था, जो भी कह लें, जिसको दिमाग खराब था उसका, ठीक है, अनबैलेंस्ड ही बोलेंगे, डिसबैलेंस तो नहीं होगा वो। तो वो उसके साथ प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन में था, लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। लेकिन टीआरएफ जो है, द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्लेम करा है कि नहीं, हमने मरवाया था। तो क्या होता है कि मारता कोई और है, ये लोग क्रेडिट लेने आ जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। किसी और दिन टीआरएफ की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, इसकी असलियत क्या है इसके पीछे, या अगर आपको वक्त हो तो मैं अभी सुना दूं आपको कहानी टीआरएफ प्लीज की। आप अभी बता दीजिए सर, बिल्कुल। जी, एक्चुअली जो भी टेरर ग्रुप्स थे कश्मीर में और हैं, उन सबके इस्लामिक नेम्स हैं, उन सबके मुस्लिम नेम्स हैं और अरबिक नेम्स हैं। किसी भी टेरर ग्रुप में कश्मीर का नाम नहीं है। जो जेकेएलएफ था, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसका तो पाकिस्तानी आईएसआई ने बहुत पहले बैंड बजा दिया, ठीक है। अब वो बेचारे कुछ नहीं करते, मुजफ्फराबाद की चौक पे, मेन चौक पे प्लाकार्ड लेके कश्मीर को आजाद करो, वही करते हैं, उतना ही करते हैं। उसके उन्होंने कोई एक्शन वैक्शन नहीं करा, उनके बस का नहीं है। उनकी कमर तोड़ दी है, आप ही लोगों ने कमर तोड़ दी। बाकी जैश मोहम्मद का मतलब क्या है, आपको मुझसे बेहतर पता है। लश्कर तैयबा का मतलब क्या है, आपको मुझसे बेहतर पता है। हिजबुल मुजाहिदीन का मतलब क्या है, आपको मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर पता है। आरजू जी, बात यह हुई है कि इस्लाम के नाम पे, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे इन लोगों ने खून खराबा करा और बोला कि हम गैर मुसलमानों को मारेंगे। एंड आई वाज द वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु रेज दिस पॉइंट कि जितनी भी तंजीमें हैं, ये पैन इस्लामिक इन नेचर है। इनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। अगर कश्मीर से लेना देना होता, इनके नाम में कहीं ना कहीं तो कश्मीर होता। लड़ने वाले पाकिस्तानी पंजाबी, लड़ने वाले पश्तून, बाहर से आए हुए पाकिस्तान से, इनका कश्मीर से क्या लेने देना है। बट बात ये हुई कि मेरे बोलते बोलते बोलते, और लोगों ने भी जुड़े, सब लोगों ने बोला, मैंने भी बोला, हम सब लोगों ने एक साथ बोला, प्रेशर पड़ा, पाकिस्तान ने एक सेक्युलर टेररिस्ट आउटफिट क्रिएट कर दी, द रेसिस्टेंस फ्रंट। अब इसमें कहीं इस्लाम का नाम नहीं है, इसमें कहीं मोहम्मद साहब का नाम नहीं है, इसमें कहीं अल्लाह टाइगर्स नहीं है, इसमें कहीं अल फरहान नहीं है, ये अरबिक नाम नहीं है अंग्रेज, ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है, ठीक है, ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है ये। तो इसको एक सेक्युलर नाम दे दिया, तो सेक्युलराइजेशन ऑफ टेररिज्म हुई है कश्मीर में, द रेसिस्टेंट फ्रंट को लॉन्च करके। बस इतनी सी बात है। और कभी इसके ऊपर गुफ्तगू होगी तो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, तफसील से बताऊंगा, लेकिन ये सच है। और इसके आपके पास प्रूफ्स भी हैं जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक तरह की आप समझें कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये किया है। नहीं, इल्जाम नहीं, आप लोग एफएटीएफ में आरजू जी, इल्जाम हम क्या लगा रहे हैं, पूरी दुनिया लगा रही है इल्जाम। भाई आप लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए पूरा मुल्क कितने साल से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। इसमें गौरव आर्या ने कौन सी साजिश कर दी? नहीं, आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हम वाकई में एफएटीएफ में है, लेकिन अब तो यही कहा जा रहा है कि सब कुछ बंद किया जा रहा है और इन लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो जो लोग हैं इन्वॉल्व, क्योंकि जाहिर आरजू एफएटीएफ जी, से बाहर निकलना है। तो एक नया जी नया एक काम क्यों करेंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बात नए काम की नहीं है, पुराने काम इतनी जल्दी नहीं रुकते आरजू जी। आपने जो जिहाद 30-40 साल से चलाया है, इतने हजारों लोग मर गए हैं, पूरी एक सोसाइटी को। पाकिस्तान एक जमाने में एक नॉर्मल कंट्री हुआ करता था अयूब खान के टाइम पे। जियाउल हक ने इस पूरी कौम को रेडिकलाइज कर दिया। 1979 से रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान शुरू हो गया, या उसके भी पहले। जब पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया, जब आप लोग ऑर्डिनेंस 20 लाए, जिसमें आपने बोला कि जो अहमदियां हैं वो नॉन मुस्लिम है, राइट? जब आपने तंजीमें खड़ी करी अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए अंडर ऑपरेशन टोपैक, जब जो रेफ्यूजीज आए, जो अफगान रेफ्यूजी आए, उनके साथ ये तंजीमें मिली और उनको कश्मीर में डाला, तो आपको लड़ाई लड़ने के लिए आपको आरजूजी वो चाहिए था, आपको सिपाही चाहिए था लड़ाई। ये सिपाही यहीं से तो आए हैं, ये सिपाही जो पेशावर के रेफ्यूजी कैंप्स थे, वहां से तो आए हैं सिपाही ये, जिन्होंने अफगान जिहाद में लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं को तो कश्मीर में डाला है। फिर ये पंजाब की तंजीमें शुरू हो गई। ये जैश मोहम्मद तो बहावलपुर की है आपके, वो थोड़ा ना नई दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। लश्कर तैयबा मुरीद के की है, लाहौर से कितना है, मुश्किल से 45 मिनट का रास्ता है मुरीद के का, वो मुरीद के की है। तो आरजू जी, मेरा ये कहने का मतलब है आपसे कि इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट हमारे यहाँ 40,000 टेररिस्ट आज भी हैं। आपने देखा होगा वीडियो इमरान खान का, जी जी बिल्कुल कहा है ना? आपने वो भी वीडियो देखा होगा, परवेज मुशर्रफ ने ये बोला है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है और हाफिज सईद हमारा हीरो है और ये सब हमारे हीरो हैं। आपने सुना होगा वो।
जब उन्होंने वो क्या नाम था, बड़ा भला सा नाम है, वजाद खान को इंटरव्यू दिया था, जी जी। वजाद खान साहब को जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने ये सब बोला है। तो इसमें गौरव आर्या ने क्या साजिश कर दी और भारत ने कौन सा झूठ बोला? आपके खुद लोग बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमने टेररिस्ट को ट्रेन करा, हमने सरहद पार भेजा, हमने अटैक करा, हमने ये सब कराया। और आपके आम पाकिस्तानी नहीं, कोई न्यूज एंकर बोल दे तो मैं उसको वेटेज नहीं देता, क्योंकि न्यूज एंकर को तो वैसे ही बेचारे को क्या पता होगा, उसको तो जो बोल दिया, जो स्क्रिप्ट लिख के दे दी उसने पढ़ दिया टेलीप्रॉम्प्टर से। बात है कि आपके हेड ऑफ स्टेट बोल रहे हैं, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, आपके फॉर्मर आर्मी चीफ बोल रहे हैं। तो देखिए ना, बात यह है कि जब शेख रशीद ये कहता है कि हम हिंदुस्तान के ऊपर पाव पाव किलो के बम मारेंगे और न्यूक्लियर वेपन मारेंगे, तो दुनिया हंसती नहीं है। पाकिस्तानियों को अच्छा लगता होगा मजाक सुन के। दुनिया कहती है कि पाकिस्तान इज एन इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। फिर आप दूसरों को समझाते रहेंगे कि नहीं हमारी फौज ने तो नहीं करा और हमारे पॉलिटिशियंस। दुनिया ये डिफरेंस थोड़ा ना करती है। दुनिया कहती है कि पाकिस्तानी ओहदेदार ने, जो कि होम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, उसने इंडिया पे न्यूक्लियर वॉर थ्रेटन करा है। तो बिल्कुल। और इंडिया जाहिर सी बात है इसको जोरों शोरों से वर्ल्ड फोरम पे ले जाएगा और ले भी गया है। तो ये बात तय है। देखिए आरजू जी, ये जो टेररिज्म हो रहा है ना पाकिस्तान की, अगर आप ये कह रही हैं तो मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान की आज की पॉलिसी है कि हमें टेररिज्म नहीं करनी कश्मीर पे। लेकिन मैं आपको वाज़ेह तौर पे एक बात बता दूं आरजू जी कि ये ना बटन नहीं है स्विच ऑन स्विच ऑफ, कि आपने जब स्विच ऑन करा था ना, उसको मोमेंटम में लाने के लिए 10-15 साल लग गए थे पूरे, उसको कहते हैं उरूज पे ले जाने के लिए। अब आप कहते हैं उसका डाउनफॉल है, उसका जवाल है, तो जवाल में भी कई साल लग जाएंगे बिफोर इट फिनिशेस। अचानक वन डे इन द मॉर्निंग अपने बाजवा साहब कहते हैं कि चलो टेररिज्म नहीं चलेगी, फुल स्टॉप, बंद करो। ऐसा नहीं होता। पूरी नस्लें रेडिकलाइज हो गई, पूरी नस्लों को, बच्चों को जिहाद का मतलब सिखाया। कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने बोला कि जो कश्मीर की जिहाद में मरेगा वो जन्नत जाएगा। अब पाकिस्तान में हैं लाखों करोड़ों लोग जो जन्नत ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ पे मिलेगी उनको जन्नत? या तो अफगानिस्तान में मिलेगी या कश्मीर में मिलेगी, तो ढूंढ रहे हैं यहाँ पे जन्नत। नहीं, आपकी बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि वाकई में ये सब कुछ सिखाया गया था और उसको खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इसलिए भी थोड़ा सा भारत की तरफ जो है कम जा रहे हैं पाकिस्तान से, क्योंकि हम इस वक्त अफगानिस्तान वाले बॉर्डर के ऊपर ज्यादा हमारा जो फोकस है वो वहां पर है। टीटीपी की वजह से अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो नाराज हैं। और जैसे मैंने आपका वीडियो भी एक देखा था, उसमें आप कह रहे थे कि जी अफगानिस्तान जो है वो अब जाहिर आंखें दिखा रहा है पाकिस्तान को। तो आपको क्या लगता है कि ये जो टीटीपी वाले, खैर वो तो कल मैंने बात की थी ब्रिगेडियर इसहाक अहमद साहब से, जो आपके साथ भी शो कर चुके हैं, वो तो उन्होंने कहा नहीं जी वो टीटीपी हमने नहीं बनाई। लेकिन उसमें जाहिर है पाकिस्तान का लफ्ज उसमें है, ये बात भी हमें माननी पड़ेगी। तो फिर आखिर इनको जो है वो सीधा करने का या रोकने का या अपने आप को बचाने का क्या तरीका हो सकता है कि ये टीटीपी वालों से जो है पाकिस्तान बचे? देखिए आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ब्रिगेडियर साहब ने आपको सच बोला है। अलग अलग समय पे पाकिस्तानी फौज तंजीमें बनाती आई है, अलग अलग समय पे, ठीक है, और अलग अलग समय अपने जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए टेररिस्ट ग्रुप्स को इस्तेमाल करा है। और यही जयशंकर साहब ने भी रिसेंटली बोला था कि ये चलता नहीं है, ये पता है, ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड है। और मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे दूं, दिस इज लाइक शुगर। आप शुगर की 3 चम्मचे खाएंगे, आपको हल्का सा हाई मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो फेक है, वो गलत है, वो सेहत के लिए खराब है। वो एनर्जी जैसे ऊपर जाती है वैसे नीचे भी आ जाती है, इट गोज अप, इट कम्स डाउन। इट्स नॉट प्रोटीन, इट्स शुगर। तो जो आप लोगों ने, जो टेररिस्ट तंजीम है, ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि हमने टीटीपी शुरू नहीं करी, ठीक है, आपने टीटीपी शुरू नहीं है तो पाकिस्तानी। अब ब्रिगेडियर साहब बोलते हैं कि नहीं वो यहूदी हैं सबके सब, वो पाकिस्तानी है ही नहीं। ऐसा थोड़ा ना हो सकता। उनका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो फक्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अपना नाम पाकिस्तान के ऊपर रखा है, बस। तो हैं पाकिस्तानी वो। और इसको खत्म कैसे करना है, ये जब ब्रिगेडियर साहब को इतना कुछ पता है, तो ब्रिगेडियर साहब को ये भी आपने पूछा नहीं उनसे कि कैसे खत्म करना है इनको, वो बताते हैं आपको। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, आपको अपनी, देखिए ये लोग, इनको एनर्जी कहां से मिलती है। इट इज नॉट अ सिंपल सिस्टम दैट पाकिस्तानी फौज ने इनको सपोर्ट करना खत्म कर दिया, इतना सिंपल नहीं होता अर्जुन जी। जब आप अपने जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक और ओवरऑल स्ट्रेटजी के तहत आप एक पूरी कौम को रेडिकलाइज करते हैं, कि जहां पे हर बंदा, मैं देखता हूं वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो लोगों का इंप्रेशन ले रहे हैं लोगों का, तो कहते हैं अफगानिस्तान को हमें क्यों सपोर्ट करना चाहिए। देखिए ये मैं आपको पाकिस्तानी यूट्यूब से कोट कर रहा हूं कि हमें क्यों सपोर्ट करना चाहिए अफगानिस्तान को, हमको, वो जब लड़ाई हो गई थी दोनों के बीच में,
तो कहते हैं आखिर मुसलमान मुसलमान से क्यों लड़ेगा। इनके दिमाग में ये है, पाकिस्तानियों के दिमाग में, कि क्योंकि देखिए दो लोगों की शादी हुई जो मुसलमान थे, तो जो उनका बच्चा होगा वो तो मुसलमान ही होगा, ठीक है ना। या दो ठीक। हिंदुओं की शादी होगी तो बच्चा तो उनका हिंदू ही होगा। तो इसमें मुसलमान होने को आप लोग ऐसा क्यों बना लेते हैं कि आपने पता नहीं दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप ले ली या नोएडा गोल्फ कोर्स के मेंबर बन गए आप। अरे ऐसी कौन सी बड़ी बात है, मुसलमान, इट्स नॉट अ बिग थिंग। जो जिस घर में पैदा होता है वो हो जाता है इसमें इसमें हाँ। पर पाकिस्तान में आपको एक्चुअली ये समझाया गया कि मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। तुम मुसलमान पैदा हुए बेटा, तुमने कद्दू में बहुत बड़ा तीर मार दिया, तुम बहुत तीसमार खान बन गए क्योंकि तुम मुसलमान पैदा हो गए। ऐसे थोड़ा ना होता है, ये तो बेवकूफी की बातें हैं। ये तो कोई भी अगर देखिए, इंसान आस्था से बड़ा होता है। मैं हिंदू हूं, अगर मुझे अपने हिंदू होने में, अपने हिंदुत्व पर अगर मुझे आस्था है, वो मुझे बड़ा बनाती है। हिंदू घर में पैदा होना बड़ी बात नहीं है, मैं निभाता कैसे हूं जो मेरा धर्म है। अगर मैं हिंदू हूं, ठीक है, और मेरा धर्म, धर्म यानी मेरी ड्यूटी एज ए हिंदू, मैं उसको कितनी निष्ठा से निभाता हूं, वो बड़ी बात है। अब बिल्कुल। जी। इसको इसको खत्म कैसे करना है, आपको पूरी कौम को अपनी, मुझे तो ऐसा लगता है आपको पूरी कौम को डी रेडिकल, ये पाकिस्तान स्टडीज का ड्रामा बंद करिए आप सबसे पहले, ठीक है। और ये सब लोगों को हर बात पे कि हम मुसलमान हैं, हम गाजी हैं, हम मुजाहिद, ये सब कहना बंद करिए। सबको जेल में डालिए जो गाजी मुजाहिद बनते रहते हैं ना, छोटे छोटे तीर कमान लेके, एर्दुगल गाजी देख के जिन्होंने ड्रामा करा, ये सब इनको सब बंद करवाइए। आप अगर एक्शन लेंगे टीटीपी के ऊपर, जो कि पाकिस्तानी फौज को लेना चाहिए कायदे से, मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि वो तो जानवर हैं टीटीपी वाले, उनको तो मारना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आरजू जी कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये टीटीपी तक महदूद नहीं है, आपकी सोसाइटी में टीटीपी के सपोर्टर्स हैं। अफगान तालिबान एक आम रेडी वाला, आम बाजार वाला, वो सपोर्ट करता है तालिबान को, वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट नैरेटिव सपोर्ट करता है। वो सलवार में जो मौलवी भागा था, वो अब्दुल लाल अजीज, वो मस्जिद वाला। पश्तून नहीं, हाँ, लाल मस्जिद वाला, वो तो पश्तून नहीं है, वो इस्लामाबाद के दिल में बैठा हुआ है, इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद। वो कहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आने दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। उसका वीडियो बड़ा मशहूर था एक जी। साल पहले, उसने बोला था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आने दो, हमारा राज होने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। आपका आम पाकिस्तानी एक खास तबके का, एक खास माइंडसेट का सपोर्ट करता है तालिबान को, वो सपोर्ट करता है तहरीक तालिबान। आप किस किस से लड़ेंगे? पाकिस्तानी फौज पूरे 22 करोड़ आवाम से थोड़ी ना लड़ लेगी। 22 करोड़ में मैं कह रहा हूं कुछ ढंग के भी लोग होंगे, ऐसी बात नहीं है कि सब एक जैसे हैं। देयर आर राइट थिंकिंग पीपल, देयर आर पीपल लाइक यू आल्सो हु आर बैलेंस्ड इन देयर व्यूज, बट एट द सेम टाइम आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपने पूरी कौम को रेडिकलाइज करा है, तो इनकी लड़ाई तो पूरी कौम के साथ है, इनको पूरी कौम को रिडेकलाइज करना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये बड़ा मुश्किल काम है, इतनी आसानी से होगा नहीं। मगर खैर कोशिश की जा सकती है, मगर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह से 2 चाइनीज़ जो थे उनको कराची में मार दिया गया, जो डेंटिस्ट थे। और उसके लिए भी पहले तो यही कहा गया कि जी कोई सिंधु देश के ऊपर बात हो गई कि जी उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उस ग्रुप ने, और उस ग्रुप के लिए भी कहा जाता है कि भारत से फंडेड है और भारत उनको सिखा रहा है अलग होने के लिए, ये बात की जाती है। आप कैसे देखते हैं इसको? आरजू जी, हम क्या देखेंगे? भारत, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आप यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, ये प्रूफ क्यों नहीं दिखाते सबके सामने? अभी शहबाज शरीफ गए और आधे घंटे की तकरीर करी, राइट? उन्होंने क्यों नहीं ये प्रूफ दिखाया यूनाइटेड नेशंस में कि ये मेरे पास कागज हैं, मैं दुनिया के हर फॉरेन ऑफिस को, अमेरिका, रशिया, चाइना, हर एक फॉरेन ऑफिस को मैं इसकी कॉपी भेज रहा हूं और ये हमारे पास प्रूफ है भारत के खिलाफ, आप एक्शन लीजिए। भाई आप, हम कर रहे हैं कुछ गलत काम और आपके पास प्रूफ है, तो आप दुनिया के सामने क्यों नहीं ला रहे? ठीक। क्यों नहीं? अब ये झूठ बोलेंगे, ये झूठ बोलेंगे कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। इनके हर चीज के पीछे एक ही लॉजिक होता है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए दुनिया नहीं सुन रहा, हमारी नहीं सुन रही दुनिया। क्यों? इसी दुनिया ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की इजाजत दी थी। अमेरिका ने दूसरी तरफ देखा था, अमेरिका को पता था पाकिस्तान क्या कर रहा है, दे अलाउड पाकिस्तान टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। और मगर जब वो एक चीज आपका जो मुझे कौन था वो, जी जी, बताइए, आप बताइए, आप बताइए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आपको क्या लगता है कि बार बार चाइनीज पे अटैक क्यों हो रहा है? हम मुसलसल देख रहे हैं कि जो चाइनीज सिटीजन हैं पाकिस्तान में, उन पे मुसलसल अटैक हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ आरजू जी, ऐसा है कि चाइनीज जो है वो शरीफ लोग तो है नहीं किसी भी सूरत में, ठीक है। ये लोग, उनको आम आदमी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, इन्होंने पाकिस्तानी लड़कियों के साथ क्या करा? इनको वहां पे ले गए,
ठीक है, इनके साथ शादियां करी, वहां पे इनको डाइवोर्स दिया, वहां पे इनको गलत कामों में लगाया, प्रोस्टिट्यूशन में लगाया। ये बात सच है कि झूठ है? ये बात सच है। सच है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ। इन्होंने पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज चोरी करे। ठीक है, ये पूरा सीपैक में, मैं ये जानना चाहता हूँ सीपैक में कितने पाकिस्तानियों को नौकरी मिली? जनरल आसिम सलीम बाजवा के अलावा किसको नौकरी मिली पाकिस्तान में? सीपैक से कितने लोगों का घर बस गया? कितने लोग पाकिस्तान में जिसको कहते हैं कि समृद्ध हो गए, या कितने लोग प्रॉस्परस हो गए पाकिस्तान में? पाकिस्तान में कितने जॉब वैकेंसीज खुल गई सीपैक की वजह से? कोई तो डेटा होगा, सरकारी की डेटा, कि जी जब से सीपैक आया है 5 लाख लोगों को नौकरी मिल गई है। कितने पाकिस्तानी सप्लायर से, वेंडर से इन्होंने कराया? कितने पाकिस्तानी लेबर लगाए सीपैक पे? कुछ फायदा भाई, 45 अरब डॉलर आपके मुल्क में लगाए हैं चाइनीज ने, तो कुछ तो होगा कि जी 45 अरब में से हमें सिर्फ 1 अरब का फायदा हुआ है, लेकिन फायदा 1 अरब का हमें जरूर हुआ है, आगे चल के ज्यादा होगा। कोई तो बताए, क्वांटिफिकेशन है ही नहीं आपका। और लोगों को पता है, बलोच का भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिंध वाले का भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके रिसोर्सेज हैं, वो लोग जो उठा के ले जा रहे हैं, ठीक है, और ले जा रहे हैं वो सब पंजाब जा रहे हैं रिसोर्स, उनके बाकी पाकिस्तान में जा रहे हैं। बलोच के घर में हीटिंग नहीं है, बलोच के घर में कुकिंग गैस नहीं है, और सुई गैस प्लांट जिंदाबाद चल रहा है वहां पे। अब आपने चाइनीज ट्रॉलर्स को लाइसेंस दे दिया, डीप सी फिशिंग कर रहे हैं चाइनीज ट्रॉलर्स। जो बलोच फिशरमैन है, उनकी सारी मछलियां वो पकड़ते थे, उनके पास तो बेचारों के पास वो चप्पू वाली नाव है, छोटी छोटी जो फिशिंग बोट्स हैं। जो चाइनीज हैं, चाइनीज के पास तो दुनिया भर का तामझाम है, दुनिया भर का तामझाम है चाइनीज के पास। तो अर्जुन जी, बात सिर्फ इतनी है ना कि आपने जो चाइनीज को बोल दिया कि भाई आप ये फिशिंग कर लो, जब किसी के पेट पे लात पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट करेगा वो, और बलोच तो वैसे भी नहीं मानते। तो ये सब हो रहा है, ये सब होगा और आगे आगे भी होता रहेगा अगर इन्होंने कंट्रोल ना किया, आपके ख्याल से? नहीं, कंट्रोल की बात नहीं है, इनको अपनी हरकतें कंट्रोल किसको कर लेंगे आप, कितना कर लेंगे? आप कंट्रोल नहीं कर सकते आवाम को, आवाम कैन नॉट बी कंट्रोल। नहीं, कुछ समय तक आवाम को नॉर्थ कोरिया तो है नहीं है। चाइनीज को भी नहीं मना कर सकते, चाइनीज को भी मना करने की पोजीशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं करते? आपने अभी थोड़े समय पहले ये बोला कि हम पूरी कौम को हम डी रेडिकलाइज नहीं कर सकते। क्यों? बड़े उछल उछल के रेडिकलाइज तो करा था कि आओ बेटा जिहाद लड़ें। जब उनको जिहाद के लिए तैयार करते तो उसको ये भी तो एक बार बोल के देखो आप कि आओ बेटा जिहाद मत लड़ो। वो कह नहीं, रहे हैं बड़ा मुश्किल है। नहीं गौरव जी, देखें, जो सफेद कपड़ा होता है उसको आप ब्लैक कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक को व्हाइट करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत मुश्किल काम है कि दोबारा से इनके जो दिमाग खराब कर दिए वो ठीक किए जाएं। पॉसिबल नहीं तो लगता। कपड़ा बदलना चाहिए, फिर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए आपको, क्योंकि इसके ऊपर आरजू जी कोई एफर्ट भी नहीं है डी रेडिकलाइजेशन। इसको गलत मानते ही नहीं। एक्चुअली क्या है कि इतना सिखाया गया है ज़िया-उल-हक के टाइम से पाकिस्तानियों को कि तुम जिहाद लड़ोगे, तुम मुसलमान हो, असला तुम्हारा जेवर है। ये इतना इनके दिमाग में फ्रॉड डाल दिया है वहां पे कि अब कोई क्या करेगा इसमें? व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? वो बंदा ने सोचना ही वैसे है। अब वो काट खाएगा जो इसको कंट्रोल करने के लिए आएगा, उसको सिखाने आएगा, उसको काट खाएगा, वो उसको मार डालेगा। मुशर्रफ पे जो अटैक हुआ था वो किसने करा था? पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों ने अटैक करा था। जो ब्रिज के ऊपर बड़ा फेमस धमाका हुआ था और अटैक हुआ था मुशर्रफ के ऊपर, किसने करा था? तो पाकिस्तानी एयरफोर्स। इट वाज नॉट कि हिंदुस्तान से हिंदू टेररिस्ट आ गए थे और यहूदी आ गए थे बम, ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी मुसलमानों ने, जो कि पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तानी एयरफोर्स के मेंबर्स थे, सर्विंग मेंबर्स, उन्होंने साजिश के तहत अपने ही आर्मी चीफ और अपने ही प्रेसिडेंट को जान से मारने की कोशिश करी। ये स्टोरी है सच। बिल्कुल सही। साथ साथ अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की, उन्होंने अभी कहा कि जी अमेरिका और चाइना के बीच में जो टेंशन है उसमें पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर सकता है। उसके ऊपर आपकी वीडियो में आपने कहा कि दोनों से पैसे पकड़े हुए, तो मेरे ख्याल है वही तो रीजन है कि दोनों से पैसे पकड़े हुए, तो दोनों फिर हमारी शायद बात सुन लें। लेकिन इसमें वैसे मैं पूछना चाह रही थी कि क्या हर्ज है अगर बिलावल भुट्टो ने ये बात की है और अगर वो समझते हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर कि पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है? बोल तो सकते हैं, कोई सुने ना सुने, वो तो हर जगह बोलते हैं, उसमें क्या हर्ज है? मैं वही कह रहा था, बोलने तक को मैं भी ऑब्जेक्ट नहीं करता। अब रोज बोलें, ठीक है। मैं रोज बोलूं मेरा नाम गौरव अंबानी है, गौरव आर्य है नहीं मेरा नाम, या गौरव अडानी है मेरा नाम, मैं रोज बोलता हूँ, उससे होगा क्या? अडानी का पैसा मेरे पास तो नहीं आ जाएगा। ऐसा है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो एक तो लोगों को झूठ बोला, वो लोगों ने विश्वास कर लिया, उसका भरोसा कर लिया झूठ का, ठीक है। पाकिस्तान को अपने बेसिक्स ठीक करने चाहिए। इतनी लंबी लंबी छलांगे मारना कि अमेरिका और चाइना के बीच में, हाँ पाकिस्तान ये धमकी जरूर दे सकता है कि हमने दोनों से पैसे पकड़े, दोनों को वापस नहीं करेंगे, चलो हाथ मिलाओ।
तो फिर डर के मारे दोनों हाथ मिला लें, उतना कर सकते हैं कि भैया हमने तुम दोनों से पैसे पकड़े हैं, तो सॉरी, हम पैसे वापस नहीं करेंगे। इसके अलावा देखिए ना, ऐसी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर, छोटा ओहदा नहीं है, तो उसको ओहदे को भगवान के लिए छोटा ना बनाएं, वो बड़ा ओहदा है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। फॉरेन मिनिस्टर एक 22 करोड़ के एटमी मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसको थोड़ा सा विद अ सेंस ऑफ ग्रेविटास, विद अ सेंस ऑफ सीरियसनेस बात करनी चाहिए। ये ऐसे बात करता है नर्सरी स्कूल में होता होगा ना बिलावल, कि हम इन दोनों के बीच में दोस्ती कराएंगे। कैसे कराओगे? कौन पूछ रहा है तुमको यार? क्या अमेरिका के पास, क्या शी जिनपिंग के पास इसका नंबर नहीं है बाइडेन का, या बाइडेन के पास शी जिनपिंग का नंबर नहीं है? दोनों के एम्बेसीज नहीं है? सब बंद करा दो, बिलावल को बोलो कि हम ठीक है, हम पाकिस्तान को इतने रुपए दे देंगे, तुम दोस्ती करा दो। क्या बात कर रहे हैं लोग? ये बचपने के बयान है। ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिज जॉब। वो उसके लिए देखिए, वो किसी का नवासा है, किसी का बेटा है, इसलिए वो इस गद्दी पे बैठा है। अपने क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं बैठा है वो। ना उसमें वो क्वालिटी है, ना क्वालिफिकेशन है, इतनी समझ है, ना अकल है, ना शऊर है, ना इल्म है। वो ठीक है, अपने फैमिली नेम की वजह से, भुट्टो जरदारी उसका नाम है, भुट्टो जरदारी के चलते आपने उसको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक बच्चे के हाथ में दे दी, जो मैं बता रहा हूँ, ही इज वेरी डेंजरस। वो आपको, नहीं वो जयशंकर साहब इतना हार्म नहीं कर रहे हैं आपको, जयशंकर साहब जितना आपका खुद का फॉरेन मिनिस्टर आप लोगों का बैंड बजा रहा है। वो पता ही नहीं बेचारे को। नहीं, उनको तो मैं वैसे भी फॉरेन मिनिस्टर कहती हूँ, वो जो उर्दू वाला फॉरेन मिनिस्टर होता है ना, फॉरेन मिनिस्टर बना दो, तो उनको मैं वैसे भी फॉरेन मिनिस्टर कहती हूँ। लेकिन साथ साथ इंडिया जो है वो तकरीबन 1.2 ट्रिलियन जो है वो आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि चाइना से कोई फैक्ट्रीज और कंपनीज जो है वो इस तरफ शिफ्ट कराने में। तो अब आपको लगता है कि चाइना को मजीद प्रेशराइज कर पाएंगे? और इंडिया का हमेशा से एक इशू रहा है चाइना के साथ। नहीं, ये जो 1.2 ट्रिलियन की बात है, ये गति शक्ति की बात कर रहे हैं आप। देखिए, ये बेसिकली गति शक्ति एक प्लान है, इट्स एन ओवरऑल प्लान। बात ये नहीं कि इससे चाइना को कमजोर करें, बात ये है कि खुद को मजबूत करें। दिस इज नॉट एंटी चाइना, दिस इज टू स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स। हमारे जो रोड का या रेल नेटवर्क है हमारा, और जो हमारा शिप्स का नेटवर्क है, ये सब पूरा एक नेटवर्क है, एक पूरी हिंदुस्तान में फैसिलिटी है। किस तरीके से माल बनेगा, किस तरीके से बिकेगा, किस तरीके से लॉजिस्टिक्स होंगी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं गति शक्ति में। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू टेक इंडिया हेड। तो उस पर बहुत जोरों से इंडिया में काम चल रहा है। नॉट कि हम चाइना, बट हाँ इतना ये बात है कि अगर हम लोगों को वही फैसिलिटीज देंगे चाइना से बेहतर, अगर हम बेहतर पॉलिसीज देंगे और बेहतर तरीके से हम लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, तो कोई वजूहत नहीं है कि वो चाइना छोड़ के इंडिया ना आए। तो फोकस ये है कि हम ये नहीं कि हम चाइना को काट रहे हैं, हम चाइना की लकीर नहीं छोटी कर रहे हैं, हम अपनी लकीर इतनी लंबी कर रहे हैं कि मेहनत करके, पैसा लगा के, दिमाग लगा के अपनी लकीर इतनी लंबी हो जाए कि चाइना की लकीर छोटी हो जाए। समय लगेगा लेकिन कर देंगे हम लोग, सोच लिया हम तो कर ही लेंगे। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं लास्ट क्वेश्चन पे जाऊं, जो कि ऑफ कोर्स आपके फॉरेन मिनिस्टर से रिलेटेड है, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले बड़ी एक रूड किस्म की बात पाकिस्तान के लिए कही, और उन्होंने कहा कि अब आपको पता ही, आप पहले ही हंस रहे हैं। लेकिन ये कि उससे भी पहले मैं ये चीज जरूर उसमें ऐड करना चाहूंगी, इस क्वेश्चन से अलग है लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट, के वो जो आपने बात की थी अपने सोल्जर्स की, कि आपने कहा कि पाकिस्तान के सोल्जर्स ऐसा नहीं करते, सुसाइड नहीं करते, सब कुछ, तो फिर आपके सोल्जर्स को भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना, मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए। हर फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है, उनको कोई वर्कशॉप कीजिए, कोई ऐसी चीज कीजिए जिससे इस किस्म की इंसिडेंट्स ना हुआ करें। वो सरकास्टिक कमेंट था अर्जुन जी, वो नहीं, सरकाजम वो था। मुझे पता है, वो मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि हमारे यहाँ वाकई में नहीं होता ये। आपने जैसा मर्जी कमेंट किया, हमारे यहाँ सच में नहीं होता। सही बात है, 1971 की भी जंग आप जीते, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, भारत के दो टुकड़े हुए थे। इंडियन आर्मी ने सरेंडर करा था 16 दिसंबर को, हमारे लोगों ने हथियार डाले थे। जनरल ए के नियाजी इंडिया का जनरल था। मैं हर चीज आपकी मान रहा हूँ, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ जी, गलती नहीं, हमारी है। मगर हम सुसाइड हमारी फिर भी फौज, नहीं करते, हम हथियार डाल देते हैं, सुसाइड नहीं करते। आरजू जी ऐसा है ना, पाकिस्तानी फौज के अंदर क्या हो रहा है वो तो छोड़ दीजिए, आपको अभी तक ये नहीं पता कि सी पैक की क्या डील है। अगर मैं आपसे पूछ लूं, कोई भी बड़ा से बड़ा तीसमार खान, तुर्रम खान पाकिस्तानी आप ले आइए, वो बता दे सी पैक की क्या डील है। आपको ठीक। लगता है, आपको लगता है। और मैं एक बात बताऊं, मुझे कहना नहीं चाहिए, कड़वी बात है, लेकिन जनरल ए के नियाजी, आप कहते हैं ना आपकी फौज में सुसाइड नहीं होता, जनरल ए के नियाजी को कर लेना चाहिए था। अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो अपनी पिस्टल निकालता, अपने सर पे डालता और अपना भेजा वार कर देता। नाम है उसका ए के नियाजी, इतना लंबा चौड़ा नाम, और निकला अंदर से गीदड़। हद हो गई।
उसको करना चाहिए था, खोपड़ी मारनी चाहिए था गोली एक अपनी। अब छोटी छोटी सरेंडर बातों पे करके खोपड़ी उड़ा दें हम अपनी, वो तो हथियार छोटे वाले छोटी मुल्क। आपके आरजू जी, आपका आधा मुल्क चला गया। मतलब मैं आपको बात बताऊं, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। जी। एक बहुत एक 1962 का किस्सा सुनाता हूँ, जहां पे हम लोग वो जंग हार गए चाइना से ना। हम्म। मेरी रेजिमेंट की कहानी है रिजांगला की, जहां पे 122 लोग थे, 122 थे। वो 3000 चाइनीज से लड़े और 122 में से 114 एक रात में खत्म हो गए। उन्होंने हथियार नहीं डाले, उनको ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने, खुद के ब्रिगेड, इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने बोला था कि तुम लोग पीछे हट जाओ, अगर जिंदा रहोगे तो किसी और दिन लड़ोगे, नहीं हटे, वो खत्म हो गए। हाँ, वो हम जंग हार गए, लेकिन आज भी चाइनीज कहते हैं, आज भी चाइनीज कहते हैं तेरा कुमाऊं, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। तो बात ये नहीं होती, देखिए जीत और हार जंग में होती है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, राइट। पर वो फौजी कैसा जो हथियार डाल दे, ये देखिए, हम ये कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी लड़ाई हारी है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जो हमारे वीरों की लाशें हैं ना, वो भी गिन लो। जो जमीन पे गिरा, जिसने अपनी आखिरी सांस ली, उस उसके मरे हुए आदमी के भी हाथ में उसका हथियार पकड़ के, वो मेजर शैतान सिंह थे, उनका उनके हाथ में उनकी पिस्टल थी। जब उनकी डेड बॉडी मिली थी 2-3 महीने के बाद, वो दब गए थे ना बर्फ में, तो उनकी बॉडी तब भी मिली थी। दहिया था एक नर्सिंग असिस्टेंट, उसके हाथ में सिरिंज था, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट था, लोगों को दवाई दे रहा था, उसके हाथ में सिरिंज था। ये जीत हार वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम इज नॉट, माई प्रॉब्लम विद द पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट दैट दे लॉस्ट द 71 वॉर, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। वी हैव आल्सो लॉस्ट अ वॉर, हो जाता है, वो है, ठीक है, लेकिन हथियार नहीं डालना चाहिए था, ये गलत है, ये नहीं हमारे करना चाहिए फौजी था। तो सर ये बताते हैं, हमारे फौजी तो ये कहते हैं कि जी हमारे एक फौजी के ऊपर उनके 15 फौजी खड़े हुए थे, हमारा नंबर बहुत कम था। वो मेजर जनरल अमजद शोएब साहब ने ये बात की है, और वो कहते हैं कि जी एक के ऊपर 15 खड़े कर देंगे तो क्या करेंगे, तो हमने जो है वो क्यों हथियार डाल नहीं, हमारे साथ भी तो यही था। जब एक के ऊपर हमारे 15 खड़े हो गए थे तो हम मर गए लड़ते लड़ते। मैं 1962 की बात कर रहा हूँ, वो जगह हम हार गए। आप एक बार बता दीजिए जहां पे इंडियन आर्मी ने अपने हथियार डाले और जी, कि हमने बोला कि नहीं हम अपने हथियार डाल रहे हैं। हमारे ऊपर भी तो 15-20 हो गए थे चाइनीज। 122 के ऊपर 3000 हो गए, आप गिन लीजिए कितने थे। 122 के ऊपर 3000, यानी कि करीब 25-26 एक के ऊपर लड़े ना। क्योंकि ये धर्म है फौजी का लड़ना, पीछे ना हारना, क्योंकि क्योंकि देश की इज्जत उसके हाथ में है। भारत की इज्जत क्या रह जाएगी अगर फौजी भाग गया तो? क्या हमारे देश की इज्जत रह जाएगी? तो इसलिए फौजी ने बोला कि नहीं साहब, यहीं पे आज रात को, मेजर शैतान सिंह ने बोला आज रात को, आज हमारी आखिरी रात है। उन्होंने बोला ठीक है साहब, डन। दे फॉट, दे डाइड वे दे फॉट, वहीं पे वीरगति को प्राप्त हो गए, पीछे कोई नहीं हटा। तो ये नहीं, ये गलत बात है, एक के ऊपर 15 हावी हो गए, 20, 100 हावी हो गए, 100 हावी हो गए। 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम तरावा, ठीक है। एक से 1.25 लाख, 1.25 लाख से एक लड़ता है, ठीक है, और मर गया, क्या दिक्कत है? खैर बहरहाल ये हिस्ट्री है। और बाकी एक चीज जरूर मैं आपसे एग्री करूंगी कि वो पाकिस्तान स्टडीज की जो आप बात कर रहे थे, वो उससे मैं भी एग्री करती हूँ कि बिल्कुल गलत पढ़ाई जाती है। और हमें तो अब पता लगा कि 71 में क्या हुआ था, वरना अभी तक तो हम लोग यही सुनते आए थे कि हमने बड़ा मजा चखाया था, मतलब हर वॉर में इंडिया को। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, होपफुली वो जो है सच्चाई को समझेंगे और सुनेंगे। लेकिन सर लास्ट में अगर हम डॉक्टर जयशंकर की बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बहुत ही सख्त जबान इस्तेमाल की है, और उनसे खैर ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। लेकिन इस आपके ख्याल से उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये बात कहे बगैर भी आगे बढ़ सकते थे कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ टेरर क्रिएट करता है या वही भेजता है, इस किस्म की बात वो क्यों कर रहे हैं? जबकि ऑलरेडी जैसे मैंने पहले भी कहा, और सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि कई पॉइंट्स जो है FATF के पाकिस्तान ने क्लियर किए हैं। आरजू जी, आपने जयशंकर साहब की स्पीच सुनी? जी। उन्होंने कहीं पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया। लेकिन सर मतलब इशारा तो पाकिस्तान की तरफ ही था ना। कैसे कैसे? नेपाल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यांमार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूटान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला हमारा पड़ोसी। उन्होंने कभी पाकिस्तान को नहीं बोला। क्या उन्होंने पाकिस्तान, अपनी जबान से अगर पाकिस्तान का नाम लेते तो आप जरूर ऑब्जेक्ट करते कि आपने हमारे, हिम्मत कैसे हुई जयशंकर साहब की पाकिस्तान का? ही नेवर टुक पाकिस्तान नेम। आप लोग कितना गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? क्या हो गया? हमारे यहाँ ये तो तो यही यही बात बात हुई है कि ना, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। हमारे जितने भी नेबर्स हैं,
शामिल श्रीलंका, ऑब्जेक्शन सिर्फ पाकिस्तान से आया। हम्म, हमने तो कभी बिल्कुल। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इट्स ऑल राइट। ठीक। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है बिल्कुल इसके ऊपर। जी। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा बात करके, और आइंदा फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।